गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग जो है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसका नाम है, वो कर रहे थे। तो फाइनली आज इस चैप्टर का हम एंड करेंगे। इसके पहले हमने टोटल आई थिंक 12th लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, ये 13 लेक्चर होगा और आज की इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में गाइस हमने क्या समझा था? हमने समझा था एक्सपेंस का और एक्सपेंस और असेट्स का जो डीप मतलब होता है वो समझा था, वो भी विथ न्यूमेरिकल समझा था। यानी एक्सपेंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, और असेट्स का क्या मतलब होता है उसको बहुत डीप से समझा था विथ न्यूमेरिकल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? एक नई टर्म समझेंगे, दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू वैसे मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाले पोर्शन में मैंने आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम रेवेन्यू को समझेंगे विथ न्यूमेरिकल और बहुत डीप मतलब समझेंगे, यानी कंप्लीट मीनिंग समझेंगे कि रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, वो भी न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, आप शुरू से लेकर के एंड तक हमारी इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेवेन्यू का एक्चुअल मतलब क्या होता है। और आज के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा रेवेन्यू के बारे में कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। और इसमें देखो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा कैलकुलेट टोटल रिवेन्यू, यानी टोटल रिवेन्यू के बारे में पूछ रहा है। एक चीज सुनो ध्यान से मेरी बात को, कभी भी अगर आपसे रिवेन्यू के बारे में पूछा जाए ना, वैसे मैंने आपको जब रिवेन्यू के बारे में पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसीट एंड सेकंड वन इज कैपिटल रिसीट। तो उसमें मैंने बताया था रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो हमारा मेन धंधा होता है, यानी जिस भी प्रोडक्ट में हम डील करते हैं उस प्रोडक्ट को डील करने से जो हमको रेवेन्यू अर्न होता है, या फिर जो रेवेन्यू हम अर्न करते हैं उससे हम रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। और कैपिटल रिसीट का मतलब होता है जो हमारा मेन धंधा नहीं होता, जो हमारा मेन काम नहीं होता, यानी जो हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटीज नहीं होता है, मतलब कोई अदर कोई एक्टिविटीज करके या फिर कोई इरेगुलर नेचर की एक्टिविटीज करके, ठीक है, हम जो रेवेन्यू अर्न करते हैं उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक जो है कपड़े की दुकान है, तो कपड़ा बेच करके जो पैसा हम अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट। क्यों? क्योंकि कपड़ा मेरे लिए क्या है? गुड्स है, और हम जिस चीज में डील करते हैं, अगर उस चीज को डील करके मेरे पास कोई पैसा आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कैपिटल रिसीट क्या होता है? जिस चीज में हम डील ना करते हो, ठीक है, मतलब कोई अदर एक्टिविटीज से हम पैसा अगर अर्न करते हैं। जैसे मान लो मैं कपड़े की दुकान की हूँ, मैंने क्या किया था, एक लैपटॉप ले रखा था, ठीक है, मैं जब भी खाली रहता था तो उस लैपटॉप में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए हम उसमें कुछ भी करते थे, मतलब कुछ वीडियोज वगैरह, मूवीज वगैरह उसमें देखते थे या अदर कोई काम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने लैपटॉप को ही बेच दिया। तो जब मैं लैपटॉप को बेचूंगा तो जाहिर सी बात है तब भी मेरे पास पैसा आएगा। लेकिन बताओ क्या मेरा वो मेन काम है, मेरी वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है लैपटॉप को बेचना, या फिर मेरा मेन काम कपड़े बेचना था? तो सर कपड़े बेचना था, तो कपड़ा बेच करके जो पैसा मैं अर्न करूंगा ना उसको रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। लेकिन लैपटॉप बेच करके जो पैसा मैंने कमाया या जो पैसा मेरे पास आया उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आज कंप्लीट मीनिंग समझेंगे इस वीडियो में कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, वो भी रेवेन्यू रिसीट का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कैश सेल्स। क्या दिया है गाइस? कैश सेल्स दिया है। दूसरा क्रेडिट सेल्स दिया है 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो अगर हम कैश सेल्स और उसमें प्लस कर दें क्रेडिट सेल्स को तो हमें क्या पता चल जाएगा? टोटल सेल्स पता चल जाएगा, जो कि रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। इसके अलावा इसमें सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है। सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब क्या होता है आपको पता होगा? सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है जो चीजें खराब हो जाती हैं, ठीक है, जिस चीज में हम मान लो कोई जिस भी गुड्स में हम डील करते हैं तो उसमें जो चीजें खराब हो जाती हैं तो उसको हम कूड़े के भाव में, यानी कि सस्ते दामों पर उस चीज को हम बेच देते हैं। तो उस चीज मतलब जो भी चीज हम कूड़े के भाव में, यानी कि जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कूड़ा कचरा जो हमारे पास है उसको हम सस्ते दामों में अगर बेच देते हैं तो हमारे लिए क्या कहलाता है? सेल ऑफ स्क्रैप कहलाता है। ठीक है, जैसे मुझे नहीं पता आपको कितना पता होगा या आपके बचपन में आपने ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग करते थे। क्या होता था, हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आता था पढ़ने के लिए, ठीक है, तो हम क्या करते थे, डेली बेसिस पे वो आता था हमारे यहाँ न्यूज़पेपर। तो जब 1 महीने 2 महीने बाद जो टोटल कलेक्शन होता था न्यूज़पेपर का, तो उसको हम क्या करते थे, किसी किराने की दुकान पे जाके सस्ते दामों में उसको बेच आते थे।
ठीक है, क्योंकि वो कागज देखो, अगर आज करंट का कोई न्यूज़पेपर है तब तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर वो 1 महीना पुराना हो गया तो क्या वो उतना रिलेवेंट होता है? नहीं होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, सस्ते भाव में बेच देते हैं। मतलब अगर मान लो डेली न्यूज़पेपर जो मेरे यहाँ 10 रुपये में आता था, तो उसको अगर हम 1 महीने के बाद किसी दुकानदार को बेचने जाते हैं तो हमको कहता है ठीक है लाओ 2 रुपया 4 रुपया हम दे देंगे, ठीक है। तो हम 2-4 रुपये में उसको रद्दी के भाव बेच देते थे। ऐसे समझो, रद्दी के भाव जो चीज़ें आप बेच देते हो उसको बोलते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। तो 40,000 का सेल ऑफ स्क्रैप होता है, ये भी रेवेन्यू का ही पार्ट होता है, याद रखना, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड कर लेंगे रेवेन्यू में। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी हमने क्या कर रखा था, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वहां से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा सेल ऑफ मशीन दिया है। सेल ऑफ मशीन मतलब कि हमने मशीन को बेच दिया, तो मशीन आपको पता होगा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर मशीन पे किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो अगर मशीन को बेच करके मेरे पास पैसा आ रहा तो क्या वो मेरा रेवेन्यू रिसीट होगा? नहीं, वो कैपिटल रिसीट माना जाएगा, ठीक है, उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। सेल ऑफ फर्नीचर, ये भी क्या है, कैपिटल रिसीट है, ये रेवेन्यू रिसीट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आइए इसका सलूशन देखते हैं। तो सलूशन में इसमें सिर्फ हम क्या लेंगे, अगर हम कैलकुलेट करें क्या, रेवेन्यू तो कंप्यूटेशन ऑफ रेवेन्यू, तो इसमें हम क्या लेंगे, एक तो कैश सेल्स लेंगे। कैश सेल्स का मतलब जो भी गुड्स, जिस भी गुड्स में हम डील करते हैं, जब हम उसको नगद बेचते हैं तो हमारे पास 8 लाख रुपए आया होगा। इसके अलावा हम बहुत बार सामान को क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स पे बेचते हैं, मतलब उधार पे भी सामान बेचते हैं। तो मान लो 3 लाख रुपए का सामान मैंने उधार बेचा, तो टोटल रेवेन्यू मेरा कितना हो गया, 11 लाख का। अब यहाँ कुछ बच्चे ये कह सकते हैं नहीं सर आप क्रेडिट सेल्स को क्यों ऐड कर रहे हैं, अभी तो पैसा आपको मिला नहीं है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, रेवेन्यू का मतलब ये नहीं होता कि आपकी जेब में पैसा आ जाए। अगर आप सर्विस दे दिए या फिर अपना आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया सामने वाली पार्टी को, तो दैट मीन्स कि रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। इसका मतलब आपने रेवेन्यू क्या कर लिया, कमा लिया। भविष्य में बाद में तो वो पैसा मिलेगा ही ना। अकाउंट आपको मैंने बताया था अक्रूवल बेसिस पे काम करता है, यानी अगर आपकी इनकम ड्यू हो गई तो उसे रेवेन्यू मान लिया जाएगा। आगे अभी हम समझते हैं इसको विथ डेफिनेशन, ठीक है। तो टोटल सेल्स कितना हो जाएगा, 11 लाख हो जाएगा। ये यस है, इसको काट दीजिएगा, इसमें 50 रहेगा, आपको पता होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो रेगुलर नेचर पे, मतलब रेगुलरली क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप क्या मानोगे, इसको भी क्या माना जाता है, रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। तो अगर हम इतनी सारी वैल्यू को ऐड कर लें, यानी 8 लाख का जो कैश सेल्स हुआ है, 3 लाख का जो क्रेडिट सेल्स हुआ है, इसको जोड़ लेंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें 40,000 का सेल ऑफ स्क्रैप और 30,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सभी को ऐड कर लेंगे तो जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी दैट मीन्स 11,70,000, ये आपका क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया गाइज यहाँ तक। आइए अब समझते हैं रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। ये तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाया, अब इसका डीप मतलब पहले समझते हैं थ्योरेटिकल वे में, फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन फिर से करेंगे अलग अलग केसेस में, यानी गुड्स के केसेस में और सर्विसेज के केसेस में, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है, इनकम, यानी हम इनकम को ही क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू, या फिर रेवेन्यू को ही क्या कह सकते हैं, इनकम कह सकते हैं, ठीक है। और अगर इनकम की जब हम बात करते हैं तो इनकम का मतलब क्या, कैपिटल रिसीट या फिर रेवेन्यू रिसीट। तो याद रखना कैपिटल रिसीट इनकम या फिर रेवेन्यू का पार्ट नहीं होता, सिर्फ रेवेन्यू रिसीट जो होता है वो रेवेन्यू या फिर इनकम का पार्ट होता है। तो याद रखना अगर हम इनकम की बात करेंगे, यानी कभी भी अगर हमें इनकम को कैलकुलेट करना होगा तो उसमें हम सिर्फ रेवेन्यू रिसीट को इंक्लूड करेंगे, कैपिटल रिसीट को इंक्लूड नहीं करेंगे। कैपिटल रिसीट का मतलब जो हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अलावा अदर एक्टिविटीज से जो पैसा आता है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट, ठीक है। जैसे किसी फिक्स एसेट्स को बेच करके जो पैसा आता है उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो किसी भी फिक्स एसेट्स को बेच करके अगर पैसा आपके पास आ रहा तो वो दैट मीन्स वो आपकी इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। इनकम का पार्ट सिर्फ वो माना जाएगा जो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है या फिर जिस गुड्स में या फिर जिस सर्विसेज में आप डील करते हैं उसको करके जो पैसा आपके पास आता है वो रेवेन्यू रिसीट यानी कि इनकम का पार्ट माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम रेवेन्यू की बात करें, देखो कोई भी इंसान या तो वो क्या करता है, या तो वो बिजनेस करता है, ठीक है, और बिजनेस में किसी भी गुड्स में वो डील करता है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक मेडिकल स्टोर वाला वो क्या करता है, मेडिसिन बेचता है, तो मेडिसिन उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो उस मेडिसिन को बेच करके जो उसके पास पैसा आता है वो उसके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू यानी कि इनकम या फिर रेवेन्यू रिसीट कहलाएगा, ठीक है। या फिर मान लो अगर मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, कपड़े का बिजनेस मेरा है, तो कपड़ा मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स,
ठीक है। तो इसका मतलब मैं गुड्स में कपड़ा यानी जो मेरा गुड्स है उसमें अगर डील करता हूं तो जो पैसा मेरे पास आएगा उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे, यानी कि इनकम कहेंगे। लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, सर्विसेज में भी डील करते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपको मैं अपनी बात करूं, ठीक है, तो बताओ मैं आपको मैं आपको गुड्स डिलीवर कर रहा हूं या फिर सर्विसेज डिलीवर कर रहा हूं, बताओ आपका क्या जवाब होगा। सर आप तो सर्विस दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गुड्स में तो डील नहीं कर रहा हूं ना। जैसे मान लो मैं अगर आपको पढ़ाता और पढ़ा के आपसे फीस लेता, तो यहां पे मैं आपको गुड्स नहीं डिलीवर कर रहा हूं ना, मैं तो आपको अपनी सर्विस दे रहा हूं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देश में जो गुड्स में डील नहीं करते बल्कि वो सर्विसेज में डील करते हैं। जैसे लॉयर हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है। ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज डिलीवर करते हैं और सामने वाले से फीस लेते हैं। तो वो भी यानी कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन अगर सर्विसेज में डील करता है तो जिस भी सर्विस में वो डील करेगा उसके थ्रू जो पैसा उसके पास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे, ठीक है। तो वही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर मान लो हम डील करते हैं किसमें, गुड्स में, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, कह रहा इफ गुड्स हैव बीन सोल्ड, यानी कि अगर आपने गुड्स को बेच दिया, इट मींस रेवेन्यू हैज बीन अर्नड। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपने रेवेन्यू को अर्न कर लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बाइट जो मैंने हाईलाइट किया ये है एक सेकेंड, सॉरी, इट डज नॉट मैटर कैश हैज बीन रिसीव्ड आर नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कह रहा है कि ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कैश पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो। अगर आपने गुड्स को बेच दिया इसका मतलब कि आपका रेवेन्यू हो गया। अब ये मैटर नहीं करता कि आपको पैसा रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया था, यहाँ देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ देखो जी, ये एग्जांपल मैंने लिया था, इसमें आपको दो चीजें दी थी, एक तो कैश सेल्स दिया था और दूसरा क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब होता है कि हमने आपको सामान बेचा और आपने हमें पैसा दे दिया, तो ये तो मेरा रेवेन्यू है ही है, यानी जो पैसा मुझे रिसीव हो गया वो मेरा रेवेन्यू तो है ही। लेकिन जो मैंने क्रेडिट सेल किया, क्या ये मेरा रेवेन्यू नहीं है? ये भी मेरा रेवेन्यू माना जाएगा। वो अलग मैटर है कि मुझे पैसा नहीं मिला, भाई बाद में तो मिलेगा ना। तो रेवेन्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जो पैसा आपको रिसीव हो गया हो, नहीं। अगर आपने गुड्स बेच दिया सामने वाले को, इसका मतलब आपको रेवेन्यू, आपका रेवेन्यू हो गया। डजंट मैटर कि वो आपने कैश बेचा हो या फिर क्रेडिट पे सेल्स किया हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी, इसीलिए मैंने पहले न्यूमेरिकल करा दिया था ताकि आपको समझ में आए। तो याद रखना, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपका रेवेन्यू कब मान लिया जाएगा, जब आप गुड्स को बेच दोगे, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा कि आपको कैश मिला या फिर नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको कैश सेल्स जो होता है हमारा उसको भी रेवेन्यू मिलेंगे, या फिर जो हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसको भी रेवेन्यू माना ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मान लो डील करते हो सर्विसेज में, तब गुड्स रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, तो इसमें कह रहा है इफ सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड, यानी अगर मान लो आपने सर्विस दे दी है, इसका मतलब आपने रेवेन्यू को कमा लिया, अर्न कर लिया। यहां भी वही बात है, इट डज नॉट मैटर कैश हैज बीन रिसीव्ड आर नॉट, यानी अगर मैं आपको अपनी सर्विस दे दिया हूं तो इसका मतलब मैंने रेवेन्यू को अर्न कर लिया। वो नहीं, ये नहीं मैटर करेगा कि मुझे आपसे अभी पैसा मिला या फिर मिलने वाला है। देखो, पैसा मिल गया हो तब भी रेवेन्यू माना जाएगा, या फिर पैसा मिलने वाला हो तब भी रेवेन्यू माना जाएगा, ठीक है। याद रहेगी ये बात। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं ठीक है। ये देखो क्या है, एक करंट ईयर है गाइस। क्या है ये? एक आपका करंट ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है कब से, 1 जनवरी 2023 से, और खत्म होगा 31 दिसंबर 2023 को, यानी कि एक कैलेंडर ईयर है, ठीक है। अभी इस एक साल में हुआ क्या, इस करंट ईयर में हुआ क्या, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहा कि फर्म गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग 2023, राम को सामान बेचा गया 30,000 का, श्याम को सामान बेचा गया 40,000 का, और मोहन को सामान बेचा गया 60,000 का। और ये जो सामान राम, श्याम और मोहन तीनों को ये जो सामान बेचा गया, यहाँ साफ साफ लिखा है इनको कैश सेल्स पे बेचा गया है। तो इन तीनों का जो टोटल होगा वो कैश सेल्स होगा, और किसका पार्ट बनेगा, रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। इसके अलावा आगे फिर कह रहा कि एक्स को भी सामान बेचा गया है 25,000 का, और वाई को सामान बेचा गया 35,000 का। लेकिन एक्स और वाई को जो सामान बेचा गया गाइस, वो क्रेडिट सेल्स किया गया है, मतलब अभी पैसा मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। तो मुझे बताओ, क्या ये जो हमने एक्स को सामान बेचा है या फिर फर्म ने जो 35,000 का वाई को सामान बेचा है, क्या ये रेवेन्यू में ऐड होगा?
यस बिल्कुल ऐड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या पढ़ा, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमने आपको सामान बेच दिया, गुड्स हमने आपको सोल्ड कर दिया, दैट मीन रेवेन्यू हैज बीन अर्न्ड। इसका मतलब रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया। ये मैटर नहीं करता कि हमको पैसा मिल गया है या फिर मिलने वाला है। भाई राम श्याम मोहन इन तीनों से तो पैसा मिल गया, लेकिन एक्स और वाई से पैसा अभी मिलेगा, तो जो मिल गया है वो भी और जो मिलेगा वो भी, दोनों क्या माना जाएगा, रेवेन्यू ट्रीट किया जाएगा। देखो यहां आपसे पूछ रहा कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू फॉर 2023, तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है सोल्यूशन में, टोटल सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, तो कैश सेल्स कितना था आपका 1,30,000 और क्रेडिट सेल कितना था 60,000, टोटल कितना हो जाएगा 1,90,000। ये आपका टोटल सेल हो जाएगा। ठीक है, टोटल सेल यानी कि टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कैश सेल्स में हम क्या लेंगे, राम श्याम मोहन, देखो फिर से समझो, राम श्याम मोहन इनको 30,000 का, इनको 40, इनको 60, तो 60 40 100 30, 1,30,000 का यानी कि कैश सेल्स हो गया, और 25 और 35 यानी कि 60,000 का एक्स और वाई को जो क्रेडिट सेल हो गया। ठीक है, तो वो दोनों हम ऐड कर लेंगे, यानी 1,30,000 जो कैश सामान बेचा गया है और 60,000 का जो क्रेडिट सामान बेचा गया, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो टोटल रेवेन्यू हमारा आ जाएगा कितना 1,90,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। अब यहां पे भी देखो, ध्यान से देखो, एक करंट ईयर है जो 1 जनवरी 2023 को स्टार्ट होता है और खत्म होगा 31 दिसंबर 2023 को, यानी कि एक कैलेंडर ईयर है। इस बार क्या हो रहा है, देखो मेरे पास 4 स्टूडेंट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, एक का नाम है सी और एक का नाम है डी। ठीक है, मान लो मैं इनको ट्यूशन पढ़ाता हूं और एक साल की फीस मान लो ए से मैं लेता हूं 12,000 और बी से लेता हूं 18,000 और सी से लेता हूं 20,000 और डी से लेता हूं मान लो 25,000। मतलब अलग अलग क्लासेस में है, इसलिए फीस जो है वो वेरी कर रहा है। अब ये मत आप सोचिएगा कि एक ही क्लास के बच्चे हैं तो सर फीस का वेरिएशन क्यों आ रहा है। नहीं भाई, कोई इसमें 11th का होगा, कोई 12th का होगा, कोई बीकॉम का होगा। ठीक है, इसलिए फीस का वेरिएशन यहाँ आपको नजर आ रहा है। अब हमसे करा कि कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं कुछ कंडीशन डाल रहा हूँ। मान लो अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ, भाई ये मेरे चारों स्टूडेंट हैं, मान लो मैंने क्या किया, अगर मैं सर्विसेज रेंडर की बात करूँ तो मान लो मैंने ए को भी पढ़ा दिया, मैंने बी को भी पढ़ा दिया, सी को भी पढ़ा दिया और डी को भी पढ़ा दिया। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि सबने पैसा भी दे दिया। तो बताओ मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा? सर ये तो बहुत सिंपल है, नर्सरी का बच्चा कर देगा। ठीक है, देखो क्या करना सोल्यूशन में, सबको ऐड कर लीजिए। भाई जो टोटल रेवेन्यू है मेरा फीस के नाम का, इसको क्या करेंगे, देखो रेवेन्यू मेरा किस नाम का, फीस नाम का। रेवेन्यू एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मैंने समझाया था ना आपको ना, जैसे एक स्टूडेंट होता है, अगर मैं आप सभी लोगों को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट। लेकिन हर स्टूडेंट के अलग अलग नेम होते हैं, उसी तरीके से रेवेन्यू एक स्टूडेंट की तरह होता है और रेवेन्यू के अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ रेवेन्यू का जो नाम है वो क्या है, फीस है। तो आपको क्या करना, चारों बच्चों से जो फीस मैंने लिया है उन सब का सम कर लेंगे, यानी टोटल जो कैश रिसीव हुआ चारों बच्चों से, वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर ये समझ गए तो इसका मतलब आपको रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे भी देखो मैंने एक करंट ईयर लिया है जो कि कैलेंडर ईयर से शुरू होता है, यानी कि 1 जनवरी 2023 से और 31 दिसंबर 2023 को एंड होता है। अब यहाँ पे बात सुनना ध्यान से, अगर मैं सर्विसेज रेंडर की बात करूँ, तो मैं क्या किया हूँ, मैं ए को पढ़ा दिया हूँ। मान लो मैंने ए को सर्विस दे दी, यहाँ देखो नीचे लिखा ना सर्विसेज रेंडर, ए को मैंने सर्विस दे दिया, मैंने बी को भी सर्विस दे दिया, मैंने सी को भी अपनी सर्विसेज दे दिया, मैंने डी को भी अपनी सर्विसेज दे दिया और मैंने एक्स को भी अपनी सर्विस दे दिया हूँ। लेकिन अगर कैश रिसीव की बात करें तो देखो ए से जो है मुझे 30,000 मिल गया क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका था, बी से भी मिल गया, सी से भी मिल गया, डी से भी मिल गया, लेकिन एक्स अभी पेमेंट नहीं किया है, लेकिन सर्विसेज मैं इसको दे चुका हूँ। ठीक है, तो यक्स क्या बोला, यक्स बोला कि सर मेरे पास अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको नेक्स्ट ईयर में आपको पैसा पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, या ऐसे नहीं, सुनो थोड़ा सा मैं उल्टा बोल दिया, फिर से समझो। अगर हम सर्विसेज रेंडर की बात करें तो हमने क्या किया, ए को पढ़ा दिया, हमने बी को भी पढ़ा दिया, हमने सी को भी पढ़ा दिया, हमने डी को भी पढ़ा दिया। अभी यक्स को हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन यक्स ने क्या किया, यक्स इतना अच्छा लड़का है, वो अभी 11th में था मान लो, और 12th की फीस हमको 11th में ही दे दिया। कितना, 20,000 रुपया। बोला सर आप एक काम करो, ये 20,000 रुपया ले लो क्योंकि 12th से भी मुझे आपसे ही पढ़ना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो एक बात बताओ मेरा रेवेन्यू कितना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए? फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझो। मैंने ए को सर्विस दे दी,
मैंने बी को भी सर्विस दे दी, मैंने सी को भी अपनी सर्विस दे दी, मैंने डी को, यानी कि चारों को मैंने पढ़ा दिया। लेकिन यक्स को अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं, फिर भी यक्स क्या कह रहा है कि सर अभी मैं क्लास 11th में हूं, लेकिन 12th की फीस आज आप ही ले लीजिए और पूरे साल की। मैंने कहा यार तुम तो बहुत अच्छे हो। तो उसने क्या किया, भाई लक्ष्मी आएगी तो कौन मना करेगा, तो मैंने क्या किया 20,000 ले लिया और मैंने बोला ठीक है मैं आपको अगले साल जो है आपको पढ़ा दूंगा। अब बताओ यहाँ पे मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, कितना हुआ, टोटल कैश मुझे मिला। देखो पैसे की अगर मैं बात करूं, कैश रिसीव की, तो मुझे ए से भी पैसा मिल गया है, बी से भी मिल गया है, सी से भी मिल गया है, डी से और एक्स से भी मिल गया है। तो बताओ मेरा टोटल रेवेन्यू कितना होगा। तो देखो टोटल कैश जो मेरा रिसीव हुआ, मुझे रिसीव हुआ टोटल कैश, तो इन पांचों से हुआ है भाई। ए से भी रिसीव हुआ है, बी से भी पैसा मिला है, सी से भी मिला है, डी से और एक्स जिसको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन फिर भी इससे मुझे पैसा मिल गया है। तो टोटल कैश की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो टोटल कैश आया वो 2,30,000 आया। अब आपको बताना है कि इस 2,30,000 में मेरा रेवेन्यू कितना हुआ। तो सर आपने बताया था रेवेन्यू का मतलब होता है सर्विसेज का रेंडर करना, ठीक है। तो बताओ मैंने कितने की सर्विस रेंडर की है। तो आप सभी को पता है मैंने अभी यक्स को नहीं पढ़ाया है, याद रखना मैं अभी यक्स को नहीं पढ़ाया, यानी इसको मैं सर्विस नहीं दिया हूं। तो ये यक्स से जो पैसा मुझे मिला है, भले ये मुझे मिल गया एडवांस में, लेकिन ये मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। रेवेन्यू हम सिर्फ उन्हीं पोर्शंस को बोलते हैं जिसको मैंने पढ़ा दिया, जितने वैल्यू का मैंने सर्विस दे दिया वही मेरा रेवेन्यू माना जाता है, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि पैसा मुझे ना मिला हो, लेकिन एडवांस अगर मिल गया हो तो फिर भी वो मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। मेरी बात ध्यान से समझो। देखो अगर पैसा मुझे एडवांस में मिल गया तो क्या वो मेरा रेवेन्यू है? नहीं। हाँ अगर मैं मान लो आपको पढ़ा दूं, आप मुझे पैसा ना दो, बाद में दो, तो वो मेरा रेवेन्यू जरूर माना जाएगा। मतलब जो पैसा मुझे बाद में मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको सर्विसेज दे चुका हूं। लेकिन अगर मैंने आपको सर्विस ही नहीं दिया और आपने मुझे एडवांस में पैसा दे दिया तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस 2,30,000 में मेरा रेवेन्यू क्या है, यानी फीस नाम का जो मेरा रेवेन्यू है वो कितना है, तो याद रखना सिर्फ 2,10,000 है। यानी 20,000 रुपया, ये देखो 20,000 रुपया जो मुझे यक्स ने दे दिया था, 20,000 रुपया यक्स ने जो मुझे ये 20,000 रुपया दे दिया था, ये मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। तो 2,30,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो फीस नाम का जो रेवेन्यू मेरा माना जाएगा वो सिर्फ कितना होगा, 2,10,000 रुपया। अच्छा सर तो ये 20,000 क्या होगा? तो सुनो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटेंसी है, जो अकाउंटिंग है, वो डबल एंट्री सिस्टम पे काम करता है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये कहता है कि आपके पास क्या आया और क्या गया, और दूसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि आने और जाने के पीछे रीजन क्या है। तो ये जो 20,000 रुपया मुझे एडवांस मिला है, अब बताओ ये तो मैंने ये तो मेरे पास 20,000 रुपये आ गया, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है? तो सर दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि वो जो 20,000 मुझे एडवांस मिला है ना, वो मेरी लाइबिलिटी है। मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया कि मुझे यक्स को अगले साल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना, यक्स को मुझे अगले साल सर्विस देना पड़ेगा, तो मतलब वो मेरे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी है। और इस लाइबिलिटी का नाम क्या है, एडवांस फीस। यानी 20,000 रुपया जो मुझे एडवांस मिल गया है, ये मेरे लिए यानी कि एक फर्म के लिए, एक बिजनेस के लिए क्या है, एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी सर्विस नहीं दी गई है। जब सर्विस दे दी जाएगी तो वो मेरा रेवेन्यू मान लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी मैं सर्विस नहीं दिया हूं, पैसा एडवांस में ले लिया हूं, तो वो मेरे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, एक लाइबिलिटी है, जो मुझे अगले साल क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 20,000 का जो एडवांस फीस है, ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। यहाँ देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एक नोट भी लिखा हुआ है, कह रहा कि एडवांस रेवेन्यू, यानी कि एडवांस जो इनकम होती है, इट मींस रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा फिर इसमें लिखा हुआ इट मींस टिल नाउ सर्विस हैव नॉट बीन रेंडर बट कैश इज बीन रिसीव्ड। यानी रेवेन्यू इन एडवांस का मतलब ये होता है कि अभी तक मैंने सामने वालों को, यानी कि आपको अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हाँ पैसा जरूर मुझे रिसीव हो गया है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ इट विल बी ट्रीटेड एज ऑन ऑब्लिगेशन। तो ये क्या ट्रीट किया जाएगा, एक ऑब्लिगेशन हो जाएगा मेरे लिए, यानी कि एक लाइबिलिटी हो जाएगी फॉर द फर्म, किसी भी फर्म के लिए। अगर किसी भी फर्म को पैसा एडवांस मिल जाता है और उसने अपनी सर्विस नहीं दी है, मान लो मुझे आपने पैसा एडवांस में दे दिया लेकिन मैंने अभी आपको सर्विस नहीं दिया है, तो वो मेरे लिए क्या है, एक ऑब्लिगेशन की तरह ट्रीट होगा, यानी कि लाइबिलिटी की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखना एडवांस इनकम इज आल्सो कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्यों हुआ? क्या मैंने इस इनकम को कमा लिया? यक्स से जो पैसा मुझे मिला, क्या मैंने इसको कमा लिया? अभी नहीं कमाया हूं। कमाया हुआ तब माना जाएगा जब मैं एक्स को सर्विस दे दूंगा, यानी जब मैं एक्स को पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम।
तो याद रखना, रिसीव्ड इन एडवांस यानी जो पैसा हमको एडवांस में रिसीव होता है उसको अनअर्न्ड इनकम कहते हैं, यानी कि अभी तक हमने वो इनकम कमाई नहीं है, जब हम अपनी सर्विस दे देंगे तब ये माना जाएगा कि वो मेरा रेवेन्यू हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। जिसको ये क्वेश्चन यानी ये लास्ट वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया होगा ना, उसको समझ लो कंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया होगा रेवेन्यू का। फिर पूरी अकाउंटेंसी में उसको कभी भी रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को लेकर के कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर से मैं समझा देता हूं ब्रीफ में। रेवेन्यू का मतलब होता है कि अगर हमने आपको सर्विस दे दी है तो चाहे आपसे पैसा मिल गया हो या फिर मिलने वाला हो, वो मेरा रेवेन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने मुझे पैसा एडवांस में दे दिया है तो वो मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो रेवेन्यू तब माना जाएगा जब मैं आपको सर्विस दे चुका हूँगा, ठीक है। तो अगर आपने मुझे एडवांस में दे दिया तो इट मीन्स एक ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर आ गया, एक लाइबिलिटी मेरे ऊपर, एक बर्डन आ गया कि मुझे अब आपको भविष्य में सर्विस देना पड़ेगा, यानी भविष्य में आपको पढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यक्स जो था इसने क्या किया था, ये जो 20,000 रुपया इसने एडवांस में दे दिया था और बोला था कि मुझे 12th में पढ़ना है, यानी अभी पढ़ा नहीं है, यानी कि मैं अभी इसको सर्विस नहीं दिया हूं। तो 20,000 रुपया ये जो मुझे एडवांस मिल गया था ये मेरा रेवेन्यू नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, जो टोटल कैश हमको रिसीव हुआ था यानी कि 2,30,000, उसमें से वो 20,000 हमने माइनस कर दिया जो अभी यक्स ने हमको एडवांस में दिया था, यानी जिसको अभी हमने पढ़ाया नहीं था, जिसको अभी हमने सर्विस नहीं दी थी। तो वो 20,000 हमने माइनस कर दिया तो बचा कितना, 2,10,000, और यही मेरा रेवेन्यू माना जाएगा जो कि फीस के नाम का होगा। बाकी ये जो 20,000 है ये क्या मानी जाएगी, मेरी एक लाइबिलिटी मानी जाएगी, क्योंकि मेरे ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया, एक लाइबिलिटी, एक बर्डन क्रिएट हो गया कि मुझे अगले साल यक्स को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखना, रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा क्या ट्रीट किया जाता है, लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। अच्छा, रिसीव्ड इन एडवांस का दूसरा नाम क्या होता है, अनअर्न्ड इनकम, क्योंकि अभी इसको मैंने कमाया नहीं है। कमाया हुआ ये 20,000 तब माना जाएगा जब मैं यक्स को पढ़ा दूंगा, यानी कि सर्विस दे दूंगा। आई होप बच्चे आप सभी को सारी चीजें अब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एटलीस्ट मतलब आपको रेवेन्यू के बारे में पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, और पूरे चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल वे में सारे जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, उसको मैं समझाने की कोशिश किया। आई होप आपने समझा होगा, सारी वीडियोज आपने देखा होगा। फिर मैंने जो उसमें से यानी जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पढ़ाए थे उसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम पूरे साल पढ़ेंगे। जिसमें से एक होता है कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था कि जो पैसा ओनर के द्वारा लगाया जाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। दूसरा क्या था, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो पैसा हम आउटसाइडर से लेकर के बिजनेस में लगाते हैं उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। तीसरा असेट होता है। असेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया। एक्सपेंस का मतलब मैंने समझा दिया चौथा। और पांचवा रेवेन्यू। 5 वर्ड होते हैं। अगर ये 5 वर्ड आपको समझ में आ गया ना गाइस, आप अकाउंटेंसी से खेलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन अगर ये 5 वर्ड आपको नहीं समझ में आए ना, तो मैं ये भी गारंटी देता हूं कि अकाउंटेंसी आपको खिलाएगी। ठीक है, तो याद रखना, इन 5 वर्ड पे अगर आपने कमांड बना ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पूरे क्लास 11th में, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। ठीक है, और देखना, मैं 5 से 6ठा वर्ड आपको नहीं पढ़ाऊंगा पूरे साल, इन्हीं 5 वर्ड पे मेरी चर्चा रहेगी पूरे 1 साल। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज गाइस, अगर वीडियो को समझ में आया, वीडियो आपको समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर। ठीक है, शेयर जरूर करना और लाइक करना एंड कमेंट भी किया करो बच्चे। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेरी अगर वो पूछना चाहता है, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे तो अब किस लेवल का मुझे फिर आगे मेहनत करनी है। ठीक है, और जब आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि यार सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ अगर मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं मेरी टीचिंग वे में, मेरे टीचिंग मेथड्स में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।